भाइयों और बहनों, आज विषय में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम मैं कुछ प्रस्ताव और कुछ हरेक को आह्लादित करने वाली बातों की चर्चा करूंगा। तीन 370 और 35A संविधान में से हटाकर संपूर्ण भारत को एक देश, एक जन, एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडा, एक राष्ट्रीयता के अंतर्गत लाने का ऐतिहासिक फैसला लोकसभा और राज्यसभा में किया गया था। उस फैसले के समय में भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक सूचना पूरे देश को दी थी और विश्व को भी बताई थी। अब हम जब जम्मू कश्मीर की चर्चा करेंगे तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का भूभाग उसमें आया करेगा। उसको अलग से नहीं लेंगे, उसी का वो रहेगा। इस विषय में देश में और बाहर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सन 1947 में भारत विभाजन के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान के कबायली हमले के बाद पंडित नेहरू जी के एक तरफा युद्ध विराम और विदेशी दबाव के कारण हजारों हजार वर्ग किलोमीटर जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया था। भारत की संसद में उसके लिए एक संकल्प भी था 22 फरवरी 1994 का कि अब पाकिस्तान और भारत के अंदर सब इशू सेटल हो गए हैं। केवल इस पीओके का या पीओजेके का एक एक इंच भारत में विलय होना शेष बचा है। बाकी सब समस्याएं खत्म हो गई और भारत शीघ्र ही इसको भी पूरा करेगा, परंतु टलता जा रहा था और इसलिए 370-35 से हटाकर इस संकल्प को भारत की संसद ने पुरजोर शब्दों में देश के सामने भी और विश्व के सामने भी रखा। ऐसे समय के अंदर स्वाभाविक रूप से देश ये देख रहा था इसके आगे के कदम कैसे होंगे। जब भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज थी तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया कि मुजफ्फराबाद गिलगित बाल्टिस्तान यानी पीओजेके से या पीओके से अगर कोई बीमार है, अस्वस्थ है, भारत में इलाज करवाना चाहता है तो वो इलाज के लिए सीधा आ सकता है। उसको किसी प्रकार के पाकिस्तान की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तब भी पाकिस्तान में एक खलबली मची थी, उसकी प्रतिक्रियाएं हुई थी। अभी कुछ दिन पूर्व भारत सरकार के मौसम विभाग ने ये घोषणा की कि जब भारत सरकार का दूरदर्शन
जम्मू कश्मीर राज्य का तापमान, मौसम आदि बताएगा तो उस समय अब से मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान का भी तापमान और मौसम बताया जाएगा। यह तीनों कदम 370-35 से हटाना, उसके बाद पीओजेके के लोगों को उपचार इत्यादि के लिए भारत में आना, उसके लिए पाकिस्तान की कोई परमिशन की, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यह भारत का भूभाग है, इसलिए अपने ही देश में उनको आना है, इसकी अनुमति देना। अब मौसम विभाग के द्वारा मौसम बताया जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा मानकर। यह सारे कदम अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। हम सब मिलकर भारत सरकार का इसके लिए अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं। इसी के साथ साथ एक बात और भी, जब सारा विश्व कोरोना महामारी में से गुजर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ताएं, विकसित देश कोरोना महामारी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। चाहे अमेरिकन डेवलपमेंट मॉडल होगा, ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा, वो जर्मनी, ईरान, अरब होगा, स्विट्जरलैंड होगा, फ्रांस, स्पेन होगा, या फिर रूस, चीन, जापान आदि आदि होंगे। लगभग सारे देश हाहाकार कर रहे हैं। ना उनका आर्थिक विकास कोरोना को झेल पाया, ना शैक्षिक विकास झेल पाया, ना ही उनका स्वास्थ्य का विकास उसको झेल पाया, ना ही उसको रोजगार झेल पाया। जो वहाँ इतना इतना बड़ा विकास हुआ था, जिसमें मानवीय जीवन मूल्य माने जाते थे, वो झेल पाए। न उनका लाइफस्टाइल, उसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बनी कि वो इस वायरस को झेल पाए। क्योंकि ये वायरस प्रकृति से निर्मित नहीं है, आदमी से निर्मित है, और विशेष रूप से सारा विश्व इसके लिए चीन की ओर उंगली उठाता है। वहाँ की वुहान की विज्ञानशाला में ये बन रहा था, परंतु उनके हाथ से फिसल गया। इसलिए वायरस ना तो जिंदा है ना मृत है, अर्धमृत अर्ध जिंदा, हाफ लिव्ड हाफ डेड है, अधमरा है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। कुछ और देशों ने तुरंत इसको पकड़कर कुछ प्रयोग करने चाहे, परंतु वो भी असफल हुए, और इसलिए ये वायरस धीरे धीरे विश्व के 200 से अधिक देशों में फैलता चला गया और पूरा विश्व इसने अपनी चपेट में ले लिया। भारत के संदर्भ में ये वायरस विदेशी है, और इसके कारण जब इस वायरस से जूझ रहे थे, ऐसे समय में भी कश्मीर में आतंकवादियों ने, छत्तीसगढ़ में नक्सल ने और पाकिस्तान ने सीमाओं पर गोलाबारी, हमले, विस्फोट जारी रखे। ऐसे समय में भारत के कुछ लोग शहीद हुए। हम सब मिलकर उन शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकार और सेना मिलकर उनके परिवारों की योग्य देखभाल कर रही होगी और करेगी। ये जानते हुए भी, परंतु इस सारे में कुछ
हमारे सुरक्षा बलों के लोग, पुलिस के लोग जख्मी भी हुए, उनका उपचार ठीक से हो, परिवारों की देखभाल ठीक से हो, समाज भी उनकी चिंता करे। इसलिए ये प्रस्ताव भी पारित करते हुए हम अपने ऐसे सब शहीद जवानों को सैल्यूट करते हैं और जख्मी अपने जवानों को अर्ध सुरक्षा बलों, सुरक्षा बलों और सिपाहियों को के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं वे स्वस्थ हों, फिर से नौकरी पर आए और परिवार भी उनका ठीक ढंग से अपने जीवन को यापन करने में सक्षम हो। तो भारत ने कोरोना महामारी के बीच में भी एक तरफ कोरोना महामारी के विरुद्ध भारत की प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता थी, एक तरफ इस तरह के विषयों के लिए भी प्रतिरोधक क्षमता भारत की बड़ी महत्वपूर्ण बनी। बीच में चीन ने भी कुछ सीमाओं पर छेड़छाड़ की, इसलिए अक्साई चीन और अन्य बॉर्डर्स पर भारतीय सेना और चीनी सेना की झड़प भी हुई। भारत ने पूर्व में भी बता दिया था, सन 47 के विभाजन के बाद जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का भूभाग पंडित नेहरू की गलती के कारण, एक तरफा युद्ध विराम के कारण पाकिस्तान और चीन के कब्जे में रह गया, वो भारत का था और भारत का होना चाहिए और होगा। इसको फिर से दोहराया और 1 इंच भी जमीन चीन के पास जाने नहीं दी। इससे पूर्व जब चीन की सेना ने डोकलम, भूटान, उस भूभाग में प्रवेश कर लिया था, हम सब जानते हैं कि भूटान जनसंख्या में छोटा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, परंतु उसकी सीमांत और बाह्य सुरक्षा भारत के पास है और भारत बड़ी मुस्तैदी से उसको कर रहा है। इसलिए उस समय भारतीय सेना, नेपाल और भूटान ने मिलकर चीन को कहा भी, वैकेट डोकलम। चीन धमकियां देते 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 इतना आगे बढ़ा, उसने कहा कि आप लोगों को एक छोटे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भारत ने कहा था, इसके लिए हमें युद्ध के मार्ग पर नहीं, बुद्ध के मार्ग से काम हो जाएगा। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आपसी सीमा की और राष्ट्रीय नीति बनाई गई। हम सब ने देखा, डोकलम से चीन को अपनी सेनाएं वापस लेनी पड़ी और भारत विजयी हुआ। अनेक जनरल और लोग कहते हैं कि ये कैसा युद्ध था जिसमें ना भाषणबाजी हुई, ना गोलाबारी हुई, ना बम फटे, ना हमले हुए, ना गोली चली और चीन भाग गया, भारत जीता। क्योंकि डोकलम एक ऐसा पॉइंट है जो भूटान के थोड़ा अंदर है। एक तरफ जाओ तो नेपाल जल्दी आ जाता है, दूसरी तरफ जाओ तो भारत जल्दी आ जाता है, उसका सिक्किम प्रांत लगा हुआ है। इसलिए इतना संवेदनशील था, अगर उसको खाली नहीं करवाते तो चीन आज धीरे धीरे और तेज गति से आगे बढ़ता। मैंने धीरे धीरे इसलिए कहा है कि वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता कि जैसे पता न लगा हो और एक दिन दिखता कि ओ चीन सिर पर आकर बैठ गया, ऐसे हालात थे। भारत ने इस पराक्रम को भी करके दिखाया है। भारत ने जब यह प्रस्ताव विश्व के सामने आया और ब्रिक्स में आया कि आतंकवाद के लिए एकमात्र
पाकिस्तान जिम्मेवार है। चीन उस प्रस्ताव को में से ये बात निकाल देना चाहता था, पर भारत की कूटनीति के सामने चीन को झुकना ही नहीं पड़ा, ये मानना पड़ा। और इसलिए ब्रिक्स के सब देशों ने यूनानिमस रूप से और दुनिया के अधिकांश देशों ने इस बात को माना कि आतंकवाद का सरगना पाकिस्तान है और वो इंटरनेशनली आइसोलेट किया गया। आज हम सबके सामने एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आम जन का घर घर में सोच क्या होना चाहिए। आइदर द नेशन, कंट्री, देश, यह केवल भूमि है या मातृभूमि है। तो इसलिए अपना कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। इट इज नॉट लैंड ओनली, इट इज एन मदरलैंड। लैंड ओनली खरीदी बेची भी जाती है, उसके सौदे समझौते भी होते हैं, पर मदरलैंड ना खरीदी बेची जाती है ना सौदे समझौते होते हैं, बल्कि वह जीवन मूल्य है जिसके लिए संघर्ष और बलिदान किए जाते हैं। पर उसकी एक एक इंच जमीन की और एक एक जन की हिफाजत की जाती है। जब एक एक जन की हिफाजत के लिए कहते हैं तो सेना के मन में और देश के मन में ही होता है। ये केवल हमारे नागरिक नहीं है, ये हमारे अपने हैं। जैसे हम कीमती हैं वैसे ये सब भी कीमती है। देश किसी एक की संपत्ति नहीं है, भारत के 130 करोड़ लोगों का भारत संपदा है। इसलिए उसके लिए जीना और मरना इट इज सो नेचुरल, यह सो प्राकृतिक है जो हर जन में होना चाहिए। कभी कभी बड़ा विचित्र नजर आता है, घर की, खेत की, दुकान की 1 इंच, 1 फीट, 1 गज के लिए आदमी लड़ता झगड़ता है, पर अपने देश का हजारों वर्ग किलोमीटर वह कहीं दुनिया के देश के कब्जे में चला जाए तो उसका राजनीतिक विवाद बनते हुए देखता रहता है। यह निर्बलता, असहायपन देश के हर जन का दूर होना चाहिए। इस भावना को घर घर में, बच्चे बच्चे में पैदा करना, यह सरकार का, प्रशासन का, सेना का, अनेक बुद्धिजीवियों का, समाज सेवियों का, समाज नेतृत्व का ही काम नहीं है। हम सब का ये काम है, अपने अंदर और अपने विद्यालय में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार के जन जन में ये बात बचपन से कूट कूट कर भरी जानी चाहिए। नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट। इस अभाव में कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण फैसले भी हो जाते हैं। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पश्चिम और पूर्व की तरफ का पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान बना। रेखाएं अंग्रेज ने खींची। हाँ, पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने और स्वतंत्र भारत के लिए आंदोलनरत कांग्रेस और पंडित नेहरू ने की। और इस प्रकार से एक विभाजन की रेखा खींची। दोनों सीमाओं की ओर 3 करोड़ से अधिक लोग गुजरे, 10 लाख से अधिक लाशें बिछी, 4-6 लाख बहु बेटियों की इज्जत लुटी। इतनी ही बहु बेटियों ने अपने
शील की और जीवन की रक्षा करने के लिए जहर खाया, कुओं में छलांग लगाई, छुरे घोंप लिए। विभाजन बहुत दर्दनाक था, थी खून बह रहा था। आजादी मुफ्त में नहीं मिली, बहुत बड़ी कीमत देकर मिली। हजारों हजार लोग फांसी के फंदों पर झूले, हजारों हजार लोगों ने जेल यात्राएं की, हजारों हजार लोग जो थे आंदोलनरत सड़कों पर आकर गोलियां खाने के लिए तैयार हुए। लोगों ने कीमतें दी अखंड भारत की आजादी के लिए, परंतु कांग्रेस ने, जिसके सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बापू ने ये घोषणा की थी, विभाजन मेरी लाश पर से होगा, और उनकी कदर ना करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार करने का पाप, अपराध और अधर्म किया, जो आज तक नासूर बनकर खड़ा है। सन 71 में वो पाकिस्तान टूटा, पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश बनने से पहले और बाद में उसने हमें लाखों लाख से करोड़ों में, कोई 1 करोड़ कहता है, कोई 2-3 करोड़ कहता है, घुसपैठिए दिए, जिसके कारण हमारा सुरक्षा चक्र और देश की आर्थिक संभलन ये डगमगा गई। गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी बढ़ी। पाकिस्तान ने सीमाओं पर सतत छेड़खानी दी। एक भी वर्ष ऐसा नहीं है, वर्ष तो बहुत बड़ा है, एक भी महीना ऐसा नहीं है, कभी कभी तो लगता है एक भी सप्ताह ऐसा नहीं है, और कभी कभी तो लगता है दिन भी पता नहीं है कि नहीं है ऐसा। नॉट इवन ए सिंगल वीक और ए मंथ जब पाकिस्तान ने सीमाओं पर छेड़छाड़ करके विस्फोट ना किया हो, गोलियां ना चलाई हो, देयर इज नेवर ए पीस फॉर ए डे। एक भी दिन के लिए कभी शांति सीमाओं पर नहीं आई। यह पाकिस्तान का आचरण है। हिंदुस्तान, उसने नारा लगा दिया था कश्मीर, उसने नारा लगा दिया था वी टेक एंड स्ट्रेटेजी, हम इस तरह की और नीति लेंगे कि जिसके कारण सैकड़ों स्थानों पर हम भारत पर हमलावर होंगे, हजारों हजार से लाखों लोगों का रक्त बह रहा होगा, पर वो युद्ध नहीं कहलाएगा। और यह जो इस तरह की नीति होगी, युद्ध की नीति में भारत एकजुट हो जाता है, पर हमारी आतंक की नीति में भारत का राजनीतिक मतभेद भी बना रहेगा, जिसके कारण हम सफलतापूर्वक आतंक की कार्रवाइयों को करता रहेंगे। वी अटैक ऑन 100 places, there will be thousands bonds, lakhs will be in bloodshed, the blood बह रहा होगा, ऐसा भारत हम बना देंगे। ये सब शब्दों को सुनने के बाद लगता है वो सत्य कह रहे थे। परंतु 370 और 35 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत के साथ अखंड नहीं किया। जम्मू कश्मीर लद्दाख में शांति और विकास नहीं आया, शिक्षा और रोजगार नहीं आया।
इस आड़ में पाकिस्तान ने और आंतरिक षड्यंत्रकारियों ने केवल अलगाववाद, कट्टरतावाद और आतंकवाद को ही बोने का काम किया। वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद लगता था, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा कम लगता था। जनगण मन गाने का विरोध होता था, तिरंगा लहराने का विरोध होता था। मैं 17 साल के लगभग जम्मू कश्मीर में रहा हूँ। आतंकवाद का आंदोलन लिखता था, हिंदुस्तानी कुत्ते हैं, वापस जाओ वापस जाओ। यानी करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों का वहाँ का आतंकी और उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग कुत्ता कहते थे। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफ़ा, यानी इस्लाम और कुरान शरीफ के अनुसार राज चलेगा। नो डेमोक्रेसी, नो भारतीय संविधान। ना भारत का झंडा होगा, ना नागरिकता होगी, ना राष्ट्रीयता होगी, ना ही संविधान होगा। कश्मीर घाटी को जन्नत बनाएंगे, हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बिना। इतनी अश्लीलता पूर्ण नारे लगते थे, जिसे मानवता भी सिहर उठती थी और रोने लगती थी, कराहती थी। लाखों लाख लोग बेघर बार हुए, जम्मू में रुके, देश भर में फैले। आज भी कश्मीर घाटी में वापस जाने के लिए तड़फड़ा रहे हैं और रास्ते खोज रहे हैं। उसमें भारत के अंदर ऐसी मिलीजुली सरकार थी जिसमें बीजेपी थी, इसलिए कश्मीर के विस्थापित पंडित सर्वाधिक संख्या में, फिर डोगरे, फिर सिख और थोड़े बहुत मुस्लिम परिवार भी, इन सबको इतना सम्मानजनक राहत पैकेज सरकार ने और समाज ने जम्मू कश्मीर सहायता समिति अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया, जिसके कारण आज वो सरवाइव कर पा रहे हैं, फिर से पैरों पर खड़े हो रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि कभी फिर से हम अपने कश्मीर वापस पहुंचेंगे, अपने पर्वतों और वनों में, तो अपने खेतों पर, अपने निवास पर फिर जा पाएंगे। इस सारे आतंकवाद के दौर में अमरनाथ यात्रा का दम घुटने लगा। लाखों की यात्रा हजारों में रह गई। टूरिज्म का दम घुटने लगा। वर्ष के लाखों टूरिस्ट के हजारों में रह गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन आंदोलन ने देश को ललकारा और फिर से टूरिज्म का, अमरनाथ यात्रा, खीर भिवानी यात्रा आदि को और माँ वैष्णो यात्रा को बहुत तेज गति से बढ़ी। और जैसे नॉर्मल डेज में नहीं, अब नॉर्मल डेज के अंदर भी यात्रा का साहस था, उससे यात्रा का स्वरूप अच्छा बना। और लद्दाख को भी ये फीलिंग देना कि आप भारत के मुख्य धारा के हैं। एक सिंधु दर्शन यात्रा समिति बनाकर हिमालय परिवार और भारतीय सिंधु सभा ने एक नए उत्सव को, यात्रा को जन्म दिया, जिसके 23 वर्ष पूर्ण हो गए और अभी 24वां वर्ष की यात्रा इस वर्ष होगी। अगले साल 25वीं यात्रा को बड़े धूमधाम से पूरे भारत में और विश्व में मनाया जाएगा। आप सबको भी निमंत्रण है, उसमें जरूर आइए। अब देश के सामने एक संकल्प है, परंतु इस विचार को सोचना, समझना और जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के ऐसे खतरनाक इरादों और व्यवहार और आचरण के प्रति
हर भारतीय ने कैसा सोचना चाहिए और बोलना चाहिए और करना चाहिए। सन 1986 में जम्मू कश्मीर में प्रचारक के रूप में मैंने पहली बार एक राजौरी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक मुस्लिम समाज का सम्मेलन को एड्रेस किया था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और उसको जब मैंने किया था तो कुछ हिंदू समाज के भी प्रमुख लोग अलग अलग धर्मों के उसमें थे। मेरे मुख से पहली बार अकस्मात निकला, दुनिया के सब धर्म, विचार, संस्कृतियाँ ये मानती हैं जो जन्मता है वो मरता है, इसमें दुनिया में किसी भी विचार में कोई मतभेद नहीं है। तो मैंने सारी ऑडियंस से पूछा, पाकिस्तान की जन्मतिथि बताओ। तो सब ने मुखर स्वर में बताया 14 अगस्त अर्धरात्रि 12 बजे 1947। मैंने कहा कि अपने प्यारे हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की, इंडिया की, आर्यव्रत की जन्मतिथि बताओ। वहाँ बैठे एक बहुत बड़े फकीर नुमा, पीर नुमा मुसलमान थे। उनका बेटा जैसे खुदा आ जन्मा है उसकी कोई जन्मतिथि नहीं है, तो इसी प्रकार से अपना मुल्क हिंदुस्तान, भारत भी आ जन्मा है। जब इसकी जन्मतिथि नहीं है तो इसको मौत कैसे हो सकती है? तालियां बजी। तब मेरे मुंह से अकस्मात निकला, पाकिस्तान जन्मा है, भारत आ जन्मा है, इसलिए अमर है। जब तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तो आ जन्मा था, अलग होने के बाद वो जन्मा देश बन गया है। और आप सब ने ही यूनैनिमसली माना है कि जो जन्मता है उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है। कुछ कट्टरपंथी सोच के चेहरे प्रो पाकिस्तान स्टाइल के थे तो वो बहुत परेशान हुए, पर सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाए, हर्ष भी किया। तब से मेरे मन के अंदर एक भाव आ गया कि समाज में इस संकल्प को जागृत करना चाहिए, चाहे मैं जन्मा खंडित भारत में हूँ। हे प्रभु, हे ईश, जो जिस भी धर्म का है, पंथ का है, मान्यताओं का है, उसको साक्षी मानकर कहे कि मुझे मृत्यु देना अखंड भारत। आज ये लाखों से करोड़ों की जुबान पर आ गया है और हजारों लाख लोग तो ऐसे होने लग गए हैं जो इसको प्रतिदिन एक बार स्मरण भी करते हैं। आप ने भी इसको प्रतिदिन एक बार जरूर स्मरण करना चाहिए और सच्चे मन से ये प्रार्थना भी प्रभु से करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी आस्था है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा विश्वास है, एक दिन पूर्ण होगा, ये सपना साकार होगा। स्वयं ठीक रास्ते पर चला नहीं, इसलिए उसकी बर्बादी। पाकिस्तान के भाषाई, भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक रूप में कुछ भूभाग हैं। एक पख्तून बलूच का भूभाग है, दूसरा सिंध का भूभाग है, तीसरा पंजाबी भूभाग है, चौथा POJK का कश्मीर भूभाग है, फिर गिलगित बाल्टिस्तान, वजीरिस्तान आदि आदि भूभाग भी है। एक भूभाग नहीं है, परंतु एक लाखों में जनसंख्या है। सन 47 में कोई उत्तर प्रदेश के होंगे, कोई हैदराबाद के होंगे, कोई महाराष्ट्र के होंगे, ऐसे अनेकों प्रांतों के, पंजाब के होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के होंगे, जो सीना तानते हुए, मूंछ मरोड़ते हुए पाकिस्तान चले गए थे ऐसे मुसलमान,
और पाकिस्तानी होने पर और पाकिस्तान बनाने पर उनको गर्व था। परंतु पाकिस्तान का रवैया बड़ा विचित्र निकला। जब पाकिस्तान बन गया और उसने यह तय किया कि उसका ठीक नागरिक कौन है, तो जो पाकिस्तान का भूभाग था, जो उस भूभाग में जन्मा है, वहाँ की भाषा बोलियों से प्रचलित है, वहाँ के जीने और खाने पीने से प्रचलित है, और उसके पास वहाँ का ज़मीन का कुछ हक है, वो सब पाकिस्तानी नागरिक घोषित कर दिए गए। जो हिंदुस्तान से गए थे जद्दोजहद आंदोलनों के बाद भी आज वो मुहाजिर हैं, यानी शरणार्थियों जैसे प्राय जैसे हैं, उनको पाकिस्तानी नागरिकता नहीं मिली, और वह भी एक अलग मुहाजिरिस्तान का नारा और आंदोलन लगाकर कराची केंद्रित सिंध के क्षेत्र में से एक भूभाग की मांग करते रहते हैं, जिसके कारण सिंध क्षेत्र और इन मुहाजिरों के अंदर कन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। यानी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, बलूच पख्तून एक भूभाग, सिंध दूसरा भूभाग, महाजिरस्तान तीसरा भूभाग, पंजाबिस्तान चौथा भूभाग, कश्मीर, गिलगित, पहाड़िस्तान, वजीरिस्तान आदि आदि अलग स्थान, ये सारे पाकिस्तान से स्वतंत्र होने का जंग लड़ रहे हैं। बलूच पख्तून की आज़ादी का आंदोलन जग में प्रसिद्ध है, और पाकिस्तानी सेना और प्रशासकों ने उस पर शासकों ने बहुत जुल्म किए। सिंध के लोग भी अलग सिंधु देश चाहते हैं। पंजाबी लोग भी चाहते हैं कि पंजाबिस्तान एक अलग से हो जाए, और जो मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान, शारदा केंद्र, वजीरिस्तान आदि है, ये बाई एंड लार्ज ये चाहते हैं नाउ टाइम हैज कम दे शुड ज्वाइन भारत, इनको भारत में आ जाना चाहिए। एक विचित्र सत्य है, भारत में किसी भी दल की सरकार आई और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी कोई सरकार में आया, वहाँ का संविधान सभा में 6 विधान परिषद की कुर्सियाँ और 24 विधानसभा की कुर्सियाँ इस बात के लिए खाली रखी हैं कि शीघ्र ही जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, चीन के अवैध कब्जे में भूभाग है, वहाँ का प्रतिनिधित्व वहाँ के लोगों से जम्मू कश्मीर की असेंबली में होगा। द वेकेंट चेयर्स स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स। पाकिस्तान ने भी इसका विरोध नहीं किया, दुनिया ने भी नहीं किया, भारत में भी नहीं कभी हुआ। इसका अर्थ है कि यही सत्य है, और इसी सत्य को एक दिन पूरा भी साकार भी करना है। अब वो समय आ गया है जब ये सारे आंदोलन दुनिया की तरफ और भारत की तरफ देख रहे हैं। हम सबको पहला तो सीधा है, जो सरकार भी घोषणा कर चुकी है और सेना भी कह चुकी है, जिस दिन सारे देश की इच्छा शक्ति बनेगी, हम पीओजेके को भारत में मिला लेंगे। धीरे धीरे कूटनीतिक कदम भी बढ़ रहे हैं, राजनीतिक कदम भी बढ़ रहे हैं, अन्य अनेक प्रकार की बातों से भी कदम बढ़ रहे हैं। शायद मुझे और आपको ये दिन जल्दी देखने को मिले, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले से बलूच आंदोलन की चर्चा की, तब से बलूच आंदोलन भी, पख्तून आंदोलन भी जड़ पकड़कर तेज होता जा रहा है। उनके सब प्रमुख नेता वहाँ से निकलकर
दुनिया भर में फैले हैं और वहीं से स्वतंत्र बलूचिस्तान का आंदोलन करते रहते हैं। सिंध में भी लोग हैं और सिंध से उजड़ कर आए हुए दुनिया में और भारत में बहुत लोग हैं। उनमें भी जियो सिंध, अलग सिंधु देश, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। पीओजेके की तो जनता आंदोलनरत है और वो चाहती है कि भारत शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करे। भारत प्रतीक्षारत है कि योग्य अपॉर्चुनिटी समय आए और वो कार्रवाई करे। एक बात पक्की हो चुकी है कि भारत अपने मंशा को भारत के अंदर और विश्व के अंदर सबको स्पष्ट कर चुका है। सन 1947 में जो अवैध रूप से चीन के और पाकिस्तान के कब्जे में भूभाग गया था वो हमारा है। लद्दाख वाला क्षेत्र अक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान, वजीरिस्तान आदि आदि कहलाता है। बड़ा अच्छा क्षेत्र है, एग्रीकल्चरली भी एनरिच है और मिनरल्स की दृष्टि से भी एनरिच है। और प्राचीन भारत के जो बड़े तक्षशिला और शारदा विश्वविद्यालय थे वो भी इसी में आते हैं। शारदा जो अमृत कुंड के साथ अंतर ध्यान हुई माता स्वरूप है, उसका बड़ा पीठ और तीर्थ स्थान भी इसी में है। वहां के लोग भी प्रतीक्षारत हैं, देश भी प्रतीक्षारत है, सरकार भी संकल्पबद्ध है। और मैं तो आप सबको कहूंगा कि मन में एक स्वप्न संजो, जैसे हम हिमाचल से अपने घर से निकलकर जालंधर, अमृतसर जाते हैं, हरिद्वार, वाराणसी जाते हैं, या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं, या हम लोग दक्षिण में तीर्थों पर अपने अपने धर्म के अनुसार जाते हैं, पांचों अकाल तख्त पर जाते हैं, महावीर स्वामी तथागत बुद्ध के स्थानों पर जाते हैं, ऐसे ही हम सब ये स्वप्न लें और एक दिन हमारी जिंदगियों में साकार हो। ऐसे ही घूमने के लिए, कुछ लोग व्यापार करने के लिए, कुछ वहाँ काम धंधे शुरू करने के लिए, वहाँ के सारे क्षेत्र को सस्य श्यामला उज्ज्वल विकास से जोड़ने के लिए मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान, वजीरिस्तान आदि आदि शारदा पीठम भी जाएं। और हम पहुँचेंगे, यह एक संकल्प हम सबके शरीर, मन, बुद्धि में हिलोरे लेना चाहिए। और हमसे अगली पीढ़ी में, गली मोहल्ले में, स्कूल कॉलेज में, जाति बरादरी में ये लगातार इंजेक्ट होते रहना चाहिए। एक तरफ कोरोना महामारी से, लॉकडाउन यानी अनेक चीज़ों के परहेज से, सावधानियों से, जागरूकता से हम सुरक्षा कवच पहने और अपने शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए सिद्ध हैं। कोरोना महामारी ने यह भी बता दिया कि विश्व के जो भी मांसाहारी जनसंख्या थी, 80% से अधिक वही कोरोना महामारी की चपेट में आए। इसी तरह से ये भी बता दिया है कि जो ज़रूर से ज़्यादा खाना, बहुत तला हुआ, मसाले वाला खाना, ऐसे लोग भी
चपेट में आए हैं। तो इसलिए अपने खाद्यान्न में भी हम सब परहेज रखेंगे, सावधानियां रखेंगे, तो हम कोरोना वायरस से जूझ सकेंगे। सूचनाओं का पालन करेंगे और उनके साथ चलेंगे तो जूझ सकेंगे। घर घर में मास्क तैयार करें, क्योंकि यह सुरक्षा कवच का अंग है। सैनिटाइज हों, स्वच्छ रहें और घर परिवार मोहल्ले को भी सैनिटाइज रखें। यह भी सुरक्षा का मार्ग है। भूख से किसी की मौत ना हो, उसको अन्न या भोजन मिल जाए, यह भी कोरोना महामारी से लड़ने का एक रास्ता है। जरूरतमंद की मदद पर पहुंचे, घबराएं नहीं, और ऐसे स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ समाज सेवी कर्मी, समाज कर्मी, जो लोग राशन दे रहे, भोजन बना रहे, वितरण कर रहे, मास्क बना रहे, वितरण कर रहे, लोगों को डिसिप्लिन सिखा रहे, सूचनाओं का पालन का अभ्यास बना रहे। देश के अंदर इस लॉकडाउन में चोरी अपराध भी घटे हैं, स्वच्छता बढ़ी है, पर्यावरण भी अच्छा हुआ है। धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ आएगी तो सूचनाओं का पालन भी हो, पर पॉल्यूशन नहीं बढ़े। इसलिए इस बीमारी से लड़ने के लिए एनवायरनमेंट की दवाई किसी के पास नहीं है, वायरस की है। एनवायरनमेंट की एक ही दवाई है, होम हवन। पूरे हिमाचल के हर घर घर के अंदर 5 से 15 मिनट का होम हवन हो, ताकि वातावरण की शुद्धता, पवित्रता पूरी दुनिया में बढ़ती है। इससे भी जूझना है। अंत में 2 बातें दोनों तरफ के लिए कहूँगा। हर मन में एक संकल्प जागिए, लाहौर अपना था, फिर से अपना हो। मृत्यु अखंड भारत में हो। हम अपने आँखों से वो सपना देखें कि उस सारे भूभाग पर फिर से भारतीय ध्वज लहराने के लिए मचले। दिन आएंगे, परंतु संकल्प जागृत होता चला जाए। ये हम सबका बहुत बड़ा और महान कार्य है जो करना है। उधर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सूचनाओं का पालन का रक्षा कवच धारण करें, खाद्यान्न में विशेषता रखें, मास्क बने और वितरित हों। ये अभियान बनाकर रखना है। स्वच्छता प्रेमी रहें, प्रदूषण नहीं बढ़े। और जो सबसे बड़ा आह्वान आया है, जो पाकिस्तान के लिए भी उत्तर है और बाकी भी, मैंने अभी मुसलमानों में अपील की, ईद पर पाकिस्तान निर्मित चीज़ नहीं लें, उसका आया हुआ वस्त्र का उपयोग नहीं करें। यह एक स्वदेशी भाव दे। भारत के प्रधानमंत्री ने कल ही कहा है, अपना बनाओ, अपना उपयोग करो। उसके लिए वोकल बनो, यानी ऊंचे स्वर में कहो, ये स्वाभिमान है। जो विदेशी माल का उपयोग करेगा उसके लिए ऑटोमेटिकली शेम हो। इसलिए चीनी माल हो या बहुराष्ट्रीय कंपनी का, एक्सपोर्ट नहीं, हमारा इंपोर्ट बढ़ना चाहिए। इससे बेरोजगारी, बेकारी, पलायन रुकेगा और एक आत्मनिर्भर भारत और एक आत्म सक्षम भारत। हम चीन को भी कहते हैं कि वो कैलाश मानसरोवर उसका नहीं था, हमारा था, उसने सोचना चाहिए। हिमालय खाली हो, इसलिए जन जन का ये संकल्प बने, आत्म सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 में प्रारंभ हुआ और इसी भाव से उसके 95 वर्ष की यात्रा पूरी हो गई। 100 वर्ष होने वाले हैं। आत्म सक्षम यानी सक्षम भारत, आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर भारत, दुनिया पर निर्भर भारत नहीं। ऐसा भारत हम बनाएंगे, ऐसा सोचेंगे, करेंगे तो बनेगा भी। इन्हीं शब्दों के साथ केशव माधव अध्ययन मंडल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम के लिए आयोजकों को और आप सबको मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी स्वस्थ रहें, सभी हंसमुख रहें, सभी सक्रिय रहें, सभी मिलजुल कर रहें, छुआछूत मुक्त हों, धर्मांतरण मुक्त हों, धर्म का सम्मान करने के साथ रहें। बेटा बेटी में भेद नहीं हो, बेटी आने पर भी धूमधाम हो। इस प्रकार का हिमाचल बनाकर, हिमाचल यह भारत के नेतृत्वकर्ता प्रदेशों में हो सकता है और हम इसको करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आप सब उपस्थित लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। एक हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय।